नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग देखेंगे वेलफेयर ऑफिसर। ये जो व्यक्ति होते हैं वेलफेयर ऑफिसर किसी भी माइंस में, इसका बहुत ही ज़रूरी काम होता है। मतलब एक तरफ से समझ जाइए कि ये एम्प्लॉयर, ऑनर और वर्कर्स के बीच का है, जो हमेशा ऑनर और वर्कर्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे कम करने का काम करेगा। तो इसका जो प्रावधान है वो वेलफेयर ऑफिसर का जो है माइंस रूल में 72, 73 और 74 जो है उसमें वेलफेयर ऑफिसर को पूरा दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे इसको कि इसका क्या काम है, कौन इसमें बनेगा, उसका क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वेलफेयर ऑफिसर की ज़रूरत कब पड़ेगी। अगर किसी भी माइंस में मान लीजिए 500 से कम अगर एम्प्लॉय है तब कोई भी वेलफेयर ऑफिसर की ज़रूरत नहीं है। 500 या उससे अगर ज़्यादा हो जाता है तो आपको वेलफेयर ऑफिसर्स लगेगा, मतलब एटलीस्ट एक वेलफेयर ऑफिसर्स लगेगा। लेकिन यही नंबर अगर 2500 क्रॉस कर जाता है तो उस वेलफेयर ऑफिसर्स का साथ देने के लिए एक और वेलफेयर ऑफिसर्स आपको लगेगा, एडिशनल वेलफेयर ऑफिसर्स लगेगा। मतलब 500 से 2500 तक एक रहेगा, 2500 के बाद हर 2000 पर एक एक रहेगा, 2000 या उसके पार्ट पे। यानी कि अगर 2501 भी है तो आपको 2 रखना पड़ेगा, और ये लगभग 4500 तक 2 ही रहेगा। 4501 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब आती है कि क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए वेलफेयर ऑफिसर्स की। ठीक है, तो कोई भी वेलफेयर ऑफिसर्स अगर है तो उसका जो पहला क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए उसके पास। और दूसरा क्वालिफिकेशन है चाहे तो डिग्री या डिप्लोमा उसका होना चाहिए सोशल साइंस में, सोशल वर्क में या लेबर वेलफेयर में, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से जो है। मतलब आपका डिग्री या डिप्लोमा सोशल साइंस में होना चाहिए, सोशल वेलफेयर या लेबर वर्क में, सोशल वर्क या लेबर वेलफेयर में। अब इसमें यह है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक डिग्री हो जाती है इन तीनों में से किसी एक से, तब आपको ऊपर वाले जो क्राइटेरिया है कि यूनिवर्सिटी का डिग्री, वो भी फुलफिल हो जाएगा। और प्रेफर किया जाता है कि उस व्यक्ति का 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो लेबर प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का। अब ये कैसा, मतलब मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एचआर में काम किए हुए हैं या इस टाइप का, जैसे किसी एनजीओ में काम किए हैं जिसका ये काम ही है कि वो लेबर प्रॉब्लम को हैंडल करें, तो ऐसे व्यक्ति को प्रेफर किया जाएगा। मतलब आपके पास ये तीन क्राइटेरिया जो है ये कम से कम तो होना ही है। मतलब एक डिग्री होनी चाहिए आपको यूनिवर्सिटी से, सोशल साइंस, सोशल वर्क या फिर लेवल वेलफेयर में आपका डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। और प्रेफर रहता है कि अगर 3 साल का आपका एक्सपीरियंस है लेबर प्रॉब्लम को हैंडल करने का तो अच्छी बात है। अब क्या है कि उस व्यक्ति को, क्योंकि वेलफेयर ऑफिसर है, उसका मेनली काम है ऑनर और वर्कर्स के बीच में बात करने का, तो उसको उस डिस्ट्रिक्ट का लैंग्वेज आना चाहिए ताकि वो अच्छे से बात कर सके, वर्कर्स से अच्छे से बात कर सके। या फिर उस डिस्ट्रिक्ट का लैंग्वेज, मान लीजिए कोई एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर रीजनल लैंग्वेज तो वहाँ का है लेकिन वहाँ पर हिंदी बहुत अच्छे से बोला जाता है, तो या फिर उसमें जो वर्कर्स हैं लगभग 90% ऐसे वर्कर्स हैं जो हिंदी जानते हैं या कोई एक भाषा जानते हैं, तो जो मतलब मेजोरिटी ऑफ पर्सन्स जो उस माइंस में है जो भाषा जानता है वो भाषा उसे आनी चाहिए। अब आता है अपॉइंटमेंट। तो बाकी लोगों का जैसे अपॉइंटमेंट माइंस में हम देखते हैं कि जैसे मैनेजर का, सेफ्टी ऑफिसर का, असिस्टेंट मैनेजर का, सर्वेयर का, उसी तरीक़ा से एक जो है नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट या ऑथराइजेशन, डिस्चार्ज, डिसमिसल, रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन, कुछ भी रहेगा, ऑनर एजेंट या मैनेजर 7 दिन के अंदर में वो चीफ इंस्पेक्टर को बताएगा। यानी कि अगर मान लीजिए किसी को अगर वेलफेयर में आप अपॉइंट करते हैं तो उसके 7 दिन के अंदर में आपको चीफ इंस्पेक्टर को लेटर दे करके बता देना है। आप उसको किसी व्यक्ति को ऑथराइजेशन दे रहे हैं तो भी, या फिर कोई किसी को डिस्चार्ज, मान लीजिए कोई रिजाइन दे दिया या किसी को नौकरी से निकाल दिया गया और या फिर डिस्चार्ज कर दिया गया उसको ड्यूटी से, कोई भी केसेस रहे, अगर वेलफेयर ऑफिसर चेंज हो रहा है तो आपको 7 दिन के अंदर में बताना है। या फिर अगर कोई वेलफेयर ऑफिसर नया बन रहा है तो उस केस में भी। और अगर मान लीजिए वेलफेयर ऑफिसर चेंज हो गया, चला गया कहीं पे, मतलब लंबे समय से छुट्टी पे है, तो आप टेम्पररी में 30 डेज के लिए आप बिना कंसल्ट के भी वेलफेयर ऑफिसर रख सकते हैं।
लेकिन 30 डेज से जब ज़्यादा हो जाएगा तो आपको इंस्पेक्टर को या फिर चीफ इंस्पेक्टर को बताना पड़ेगा। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, जैसे कि इन द एब्सेंस ऑफ वेलफेयर ऑफिसर के एब्सेंस में अ कॉम्पिटेंट पर्सन मे बी अपॉइंटेड एज वेलफेयर ऑफिसर फॉर 30 डेज विदाउट प्रीवियस कंसेंट ऑफ CIM और IM। ठीक है, अब क्या है कि उसकी ड्यूटीज़ क्या होती है, ड्यूटीज ऑफ वेलफेयर ऑफिसर। तो वेलफेयर ऑफिसर का जो ड्यूटीज़ है वो आपका रूल 73 में दिया गया। इसका मेन काम है एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट एंड होल्ड कंसल्टेशन फॉर मेंटेनिंग हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉय। मतलब वो एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में वो कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करेगा और कंसल्टेशन देगा, एम्प्लॉय को भी देगा और मैनेजमेंट को भी देगा। मान लीजिए कोई एक ऐसा प्रॉब्लम है जो मैनेजमेंट के पास लेकर के आया है वो वर्कर्स की तरफ से, तो मैनेजमेंट को बताएगा कि आप इसमें जो है ऐसे करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको ये सारे फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। और वर्कर्स को रहेगा तो मैनेजमेंट की तरफ से वर्कर्स को कन्विंस करेगा, मतलब बीच में दोनों के बीच का वो रास्ता निकालेगा। टू अप्रेज द मैनेजमेंट अबाउट इंडिविजुअल और कलेक्टिव ग्रीवेंस ऑफ एम्प्लॉय फॉर क्विक रिड्रेसल। वही है, किसी व्यक्ति का जैसे मान लीजिए किसी का एक का PF फंसा हुआ है तो वो जाकर मैनेजमेंट को बताएगा कि यार इसका PF फंसा हुआ है, या लीव में इसका दिक्कत हो रहा है, ये पेमेंट नहीं आ रहा है, तो मैनेजमेंट को बताएगा। या फिर किसी एक मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स का भी हो सकता है, कलेक्टिव जिसका प्रॉब्लम हुई है, उन सब का कोई प्रॉब्लम है तो उन सब के प्रॉब्लम्स को लेकर के वो मैनेजमेंट के पास जाएगा, उससे सॉल्व करने की कोशिश करेगा। यानी कि उसका मेन काम पहला हो जाता है दोनों के बीच को का जो है ना गैप को फिल करना। अब दूसरा क्या है कि प्रमोट रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉय। मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच के रिलेशन को उसको प्रमोट करना है, उसमें वो इंश्योर करेगा कि प्रोडक्टिविटी इफिशिएंसी बढ़े। मान लीजिए मीटिंग, दोनों में मीटिंग करवाएगा और प्रोडक्टिविटी इफिशिएंसी जो है वो माइंस का बढ़े, अच्छे वर्किंग कंडीशन हो, वर्कर्स को जो है ना उसको अच्छा एक टू हेल्प द वर्कर टू एडजस्ट देयर वर्किंग एनवायरनमेंट। मतलब जैसे मान लीजिए दोनों के बीच में मीटिंग करवा दिया, उसमें वो बोलेगा कि भाई वर्किंग कंडीशन जो है हम बेटर कर देते हैं और वर्किंग एनवायरनमेंट भी बेटर कर देते हैं, बट प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तो दोनों तरफ से कि भाई वर्कर्स को क्या चाहिए, वर्कर्स को मैनेजमेंट की तरफ से बोलेगा तो ये सब प्रोवाइड कीजिए, मैनेजमेंट को जो चाहिए वो वर्कर्स से करवाएगा। अब उसके बाद टू रेंडर असिस्टेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ वर्क्स एंड जॉइंट प्रोडक्शन कमिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड सेफ्टी फर्स्ट वेलफेयर कम्युनिटी एंड टू सुपरवाइज देयर वर्क। मतलब अगर कोई उसको बॉडी बनाना है वर्कर्स को, मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना है, प्रोडक्शन कमिटी में वर्कर्स को इन्वॉल्व करना है ताकि वो वर्कर्स भी, जैसे वर्क एंड जॉइंट प्रोडक्शन कमेटी होता है, ताकि वर्कर्स भी उसमें रहे और मैनेजमेंट को भी स्मूथली उसको कंडक्ट करने में आसानी हो। सेफ्टी फर्स्ट ये वेलफेयर कमेटी जो होता है उसमें उसका फॉर्मेशन करना, उसमें भी वो हेल्प करेगा। टू हेल्प द मैनेजमेंट इन ग्रांटिंग लीव, वही लीव या फिर लीव विथ वेजेज रेगुलेटेड करना है, उसको मेंटेन करना है। ये सारे काम वेलफेयर ऑफिसर्स का है, ये वेलफेयर ऑफिसर्स देखेगा। अब देखिए एडवाइसिंग द मैनेजमेंट इन वेलफेयर मैटर्स सच एज, अब देखिए वो मैनेजमेंट को एडवाइस करेगा वेलफेयर मैटर, जैसे हाउसिंग फैसिलिटीज़, यानी क्वार्टर होनी चाहिए, क्वार्टर में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, फूड स्टॉक, मान लीजिए कॉलोनी जैसे है वहाँ पे सब्सिडाइज्ड फूड मिलना चाहिए, दुकान होनी चाहिए, सोशल एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, पार्क होनी चाहिए, सिनेमा हॉल हो, खेलने कूदने की व्यवस्था हो, ग्राउंड हो, सैनिटेशन मतलब वो पूरा साफ़ सुथरा रहे। इंडिविजुअल एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स, किसी का अगर इंडिविजुअल या पर्सनल प्रॉब्लम है उसको देखे। एडुकेशन ऑफ चाइल्ड, वहाँ पर स्कूल की व्यवस्था हो। ये सारी चीज़ क्यों, क्योंकि हम जनरली देखते हैं कि जो माइनिंग का जो मेरा माइंस जो होता है वो माइंस मेरा थोड़ा रिमोट जगह पे होता है, तो माइंस का रिमोट जगह पे होने की वजह से ये सारी फैसिलिटीज़ देना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं देंगे तो हमारे वर्कर्स जो है मोटिवेट नहीं होगा, अब मोटिवेट नहीं होगा तो वो डीमोटिवेटेड रहेगा, तो उसके वर्क पे फोकस नहीं रहेगा, तो इससे प्रोडक्टिविटी भी कम होगी और सेफ्टी भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी व्यक्ति माइंस में काम कर रहा है उसे ये सारे फैसिलिटीज़ दिया जाए, तो इसके लिए वो मैनेजमेंट से बात करेगा। अब क्या है, टू सुपरवाइज स्टैट्यूटरी एंड अदर वेलफेयर एक्टिविटी इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय। मतलब मान लीजिए जो भी वो सुपरवाइज करेगा कि कुछ संवैधानिक तौर पे जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं वो हो रहा है कि नहीं, जो लिखा हुआ है कि ये वेलफेयर चीज़ें देनी चाहिए वर्कर्स को, वो देखेगा कि वो सारे मैनेजमेंट दे रहा है कि नहीं,
उसके बाद वो ये भी देखेगा कि मतलब वर्कर्स को ट्रेनिंग मिल रहा है कि नहीं, एडुकेशन मिल रहा है कि नहीं अपने काम के प्रति, ताकि उसका स्किल और डेवलप हो, उसके लिए भी वो करेगा। टू सजेस्ट मेजर्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वर्कर्स एंड टू प्रमोट देयर वेलबींग। तो वो मैनेजमेंट को ये भी बताएगा कि अगर कोई उसको रिकमेंडेशंस है जिससे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाए, लोगों का रहना आसान हो जाए, वहाँ पे जीवन जो है आसान हो जाए, तो वो भी वो मैनेजमेंट को ये करेगा, मैनेजमेंट को सजेस्ट करेगा। अब क्या है, टू परफॉर्म एनी अदर ड्यूटीज गिवन इन कनेक्शन विद द वेलफेयर, और उसको कोई भी और भी ड्यूटीज अगर है जो उसको वेलफेयर के लिए दिया जा रहा है तो वो उसको करेगा। और वो इस सब का डे टू डे वर्क जो उसने किया है उसका वो साल के अंत में CIM यानी चीफ इंस्पेक्टर को बताएगा। अब डे टू डे वर्क क्या कर रहा है वो, कि हमने इतनी बार वर्कर्स का ये प्रॉब्लम था जिसको हमने रिजॉल्व किया है, हमने ये सारे वेलफेयर एक्टिविटीज़ जो है इंक्लूड करवाए हैं, हमने मैनेजमेंट से बात करके ये सारे सॉल्व किए हैं। तो जो वेलफेयर से रिलेटेड जितना भी वो काम कर रहा है उसको अपने रिकॉर्ड को बनाना है और उस रिकॉर्ड को सबमिट करना है चीफ इंस्पेक्टर के पास साल में एक बार लास्ट में। अब देखिए, कोई भी वेलफेयर ऑफिसर है ना, नो वेलफेयर ऑफिसर शैल डील विथ एनी डिसिप्लिनरी केस अगेंस्ट अ पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन और अपीयर बिफोर कंसिलेशन ऑफिसर कोर्ट ऑफ। मतलब मान लीजिए कोई एक केस होता है माइंस में वर्कर्स के ऊपर में, तो वर्कर्स के ऊपर में अगर कोई केस हो रहा है तो वेलफेयर ऑफिसर उसमें मैनेजमेंट की तरफ से भाग नहीं लेगा। ये है उसको, वो कोई भी वेलफेयर ऑफिसर मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन जो है तो केस अगर लग गया वर्कर्स में, उसमें वो भाग लेने के लिए नहीं जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ इस एक ही केस में जाएगा कि अगर वो इंडिपेंडेंट विटनेस है, अगर उसने वो देखा कि वहाँ पे कुछ गलत हुआ था और वो उसका विटनेस है, तब वो उस केस में जा सकता है, बाकी उसके बाद वो नहीं जाएगा। हाउएवर एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन एनी अप्रोच वेलफेयर ऑफिसर, मान ली, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो वो वेलफेयर ऑफिसर को अप्रोच कर सकता है, उसके पास वो अपना जो है दुख या व्यथा बता सकता है और उससे वो जो है सलाह ले सकता है। लेकिन वेलफेयर ऑफिसर्स जो है ना मैनेजमेंट की तरफ से वर्कर्स के ऊपर में कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेगा। क्यों, ये क्यों दिया गया है? मान लीजिए अगर वेलफेयर ऑफिसर्स का क्या काम है, मेन काम है कि वो वर्कर्स का दुख सुने, उसकी समस्या को सुने और वो मैनेजमेंट तक ले जाए, मैनेजमेंट की समस्या सुने और वर्कर्स तक लेकर के आए। अब मान लीजिए कि वर्कर्स ने अपनी समस्या बताई, कुछ भी उसको मैनेजमेंट से दिक्कत है, और उस पर अगर वेलफेयर ऑफिसर ही डिसिप्लिनरी एक्शन ले ले तो नेक्स्ट टाइम से वर्कर्स जाएगी नहीं समस्या बताने के लिए, तो इस केस में दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए ये है कि वर्कर्स जो है, वर्कर्स में को ये वेलफेयर ऑफिसर्स कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेगा वर्कर्स के लिए। अब कंडीशन ऑफ सर्विस, इसकी सर्विस की कंडीशन क्या है वेलफेयर ऑफिसर्स का? तो वेलफेयर ऑफिसर्स जो है इसका जो स्टेटस होगा वो लगभग माइंस में जो स्टेटस होता है, जैसे हेड ऑफ द, मतलब जो तो कुछ जैसे मैनेजर तो नहीं बोल सकते, लेकिन मैनेजर से नीचे जैसे सेफ्टी ऑफिसर है जो सेफ्टी का हेड है, जैसे ब्लास्टिंग ऑफिसर ब्लास्टिंग का हेड है, जैसे सर्वे वाले होते हैं सर्वे का हेड, कोलियरी इंजीनियर, जस्ट लाइक इन्हीं के स्टेटस में वेलफेयर ऑफिसर्स का स्टेटस होगा माइंस में। और वो उसी मतलब उसको हर फैसिलिटीज़ या हर चीज़ उसी के हिसाब से दिया जाएगा। और इसमें एक जो खास है कि बिफोर द ऑनर एजेंट और मैनेजर डिस्चार्ज और डिसमिस वेलफेयर ऑफिसर हु हैज सेटिस्फैक्टरली completed a probation period of 6 months, he shall consult the CIM और IM या ऑथराइज्ड CIM। मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई वेलफेयर ऑफिसर से है, अब मान लीजिए मैनेजमेंट को लगता है नहीं यार इसको हटाओ यार, ये सही काम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो वेलफेयर ऑफिसर 6 महीना काम कर चुका है तो उस केस में मैनेजमेंट उसको डायरेक्ट नहीं हटा सकता है। मैनेजमेंट को चीफ इंस्पेक्टर को बताना होगा, उससे कंसल्ट करना होगा, या फिर चीफ इंस्पेक्टर ने अगर उस पावर के लिए किसी इंस्पेक्टर को अगर ऑथराइज कर दिया है तो उस इंस्पेक्टर से उसे परमिशन लेना होगा, कंसल्ट करना होगा, तब जाकर के वो उसे हटा सकता है। उसके बाद है कि वेलफेयर ऑफिसर्स जो है उसकी सैलरी 200 रुपया पर महीने से कम नहीं होनी चाहिए बेसिक सैलरी। ये बहुत पहले है, 1952 का है, अभी भी लॉ में लिखा
लिखा हुआ है तो ठीक है, हमें याद करने के लिए अच्छी बात है, क्योंकि ये हमें मिल सकता है, हो सकता है जो हमारे अभी एग्ज़ाम्स होते हैं फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के उसमें आ सकता है, तो इसीलिए याद करना के लिए ठीक है कि उसकी सैलरी 200 से 200 होनी चाहिए, कम से कम 200 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए बेसिक सैलरी पर महीना। तो हम लोगों ने वेलफेयर ऑफिसर्स को देख लिया कि जो वेलफेयर ऑफिसर्स है माइंस में, उनका जो रिक्रूटमेंट है, अगर 500 या उससे ज़्यादा व्यक्ति अगर माइंस में एम्प्लॉयड है तो आपको एक वेलफेयर ऑफिसर चाहिए। 2500 तक एक ही वेलफेयर ऑफिसर से हो जाएगा, लेकिन 2500 के बाद हर 2000 या 2000 के पार्ट में आपको एक एक वेलफेयर ऑफिसर बढ़ाना पड़ेगा। उसकी जो योग्यता है वो ग्रेजुएट होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी डिग्री होना चाहिए, और उसके साथ में उसके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए सोशल साइंस में, सोशल वर्क में, लेबर वेलफेयर में डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए उसके पास। अगर उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है लेबर प्रॉब्लम्स हैंडल करने का तो बहुत अच्छी बात है, वो प्रेफर किया जाएगा। और उसके बाद का कंडीशन है कि जो माइंस जहाँ है वहाँ पे वहाँ का जो लैंग्वेज है वो उसे आनी चाहिए। और अगर वो या फिर जो व्यक्ति जो वहाँ पे जो व्यक्ति हैं वो जो उसमें जो सबसे ज़्यादा भाषा बोलने वाली जो मेजोरिटी पीपल जो भाषा बोलता है वो उसे लैंग्वेज आना चाहिए। उसको उसका मेन काम यही रहेगा कि वो वर्कर्स का जो प्रॉब्लम है या वर्कर्स को जो भी करना है, कोई मान लीजिए सोसाइटी बनाना है या कोई प्रॉब्लम है तो उसको लेकर को मैनेजमेंट के पास जाएगा, वर्कर्स का हेल्प करेगा, कोई सोसाइटी बनाने में, कोई कमेटी बनाने में, वर्कर्स का जो भी पर्सनल या सामूहिक प्रॉब्लम है उसे भी मैनेजमेंट के पास दिखाएगा, मैनेजमेंट को सजेस्ट करेगा कि वेलफेयर वर्कर्स के वेलफेयर के लिए क्या क्या काम किया जा सके, हाउसिंग्स के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्वार्टर होना चाहिए, क्वार्टर का कंडीशन अच्छा हो, पार्क होनी चाहिए, एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो एक सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि आपको उसको रिक्रूट करने के लिए आपको 7 दिन पहले जो है बताना पड़ेगा। जैसे आप किसी को अगर रिक्रूट कर रहे सॉरी तो रिक्रूट करने के बाद आपको विद इन 7 दिन में आपको वेलफेयर ऑफिसर का ऑथराइजेशन जिसको दिए हैं आपको CIM को बताना है। अगर आपको टर्मिनेट किए हैं तब भी आपको CIM को बताना है। अगर आपका वेलफेयर ऑफिसर चला गया है तो 1 महीना तक आप किसी को भी सेम योग्यता के लोगों को आप वेलफेयर ऑफिसर बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको नया वेलफेयर ऑफिसर रखना होगा। अगर 1 महीना के बाद तक अगर वो एब्सेंट रहता है तो आपको तुरंत इन्फॉर्म करना है CIM को और नया वाले को के बारे में बताना है कि हमने नए वेलफेयर ऑफिसर रखा है। उसके बाद का क्या है कि वेलफेयर ऑफिसर जो है लेबर के अगेंस्ट में कभी भी वो डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेगा मैनेजमेंट की तरफ से। वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी कोर्ट में या कहीं पर भी प्रस्तुत नहीं होगा मैनेजमेंट की तरफ से। वो सिर्फ और सिर्फ उसी केस में प्रस्तुत हो सकता है अगर वो आई विटनेस है, अगर वो सोल विटनेस है उसका, तभी वो प्रस्तुत हो सकता है। वर्कर्स कभी भी उससे जाकर के सलाह ले सकता है और उसकी जो बेसिक रहेगी वो 200 से कम नहीं होनी चाहिए। बेसिकली यही है वेलफेयर ऑफिसर्स। तो ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कोई और दूसरी जो टॉपिक रहेगी उसके ऊपर में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।